लड़के वाले, जैसा कि आप सबने अभी तक पढ़ा कि नरेश जी अपने बड़े बेटे उमेश, जो कि फौज में है, उसके लिए लड़की देखने भूपेश जी के घर अपने बड़े भाई साहब रमेश, पत्नी वीना और बेटों उमेश और समीर के साथ आए हुए हैं। तभी समय ज्यादा बीतने पर भाई साहब रमेश लड़की सुब्रा को बुलाने के लिए कहते हैं। इधर लड़की के दादा नारायण जी लड़के वालों का दिमाग चाटने में लगे हुए हैं। उनकी दहेज वाली बात पर नरेश जी कहते हैं कि हमारे घर में एक छोटी गाड़ी है, पर बहू के आने के बाद सब लोग एक ही गाड़ी में नहीं आ पाएंगे, इसलिए अब आगे। नरेश जी गाड़ी की बात कर रहे होते हैं, तभी भाई साहब रमेश जी उनकी बात को काटते हुए कहते हैं, ये सब बातें तो बाद में भी होती रहेंगी नरेश, पहले बिटिया से मिल लिया जाए तो ज्यादा सही रहेगा। जी भाई साहब, ये भी सही कहा, मिलना क्या है, हमारी लाली तो हीरा है हीरा, उसे तो कोई फेल ही ना कर सके है, गुड़ों की खान है, किस्मत वाला होगा आपका छोरा जो हमारी छोरी मिल जावे जो। नारायण जी मूंछों पर तान देते हुए बोले, ऐसी पढ़ाई तो हर लड़की वाला करे है, वो कोई दूसरे लोग से तो आई नहीं है। वीना जी मन ही मन बुदबुदाई। इतनी बड़ाई लड़की की सुनने के बाद लड़के वाले बस अब यही चाह रहे कि अब लड़की आए बस। तभी घर की दो औरतें सुब्रा को ऐसे पकड़कर ला रही थी जैसे जयमाला के लिए स्टेज पर ले जा रही हो लड़की को। सुब्रा को देख सभी लड़के वालों की नजर लड़की के चेहरे पर कम उसके पैरों पर ज्यादा थी कि कहीं पैरों में कोई दिक्कत तो नहीं, जो सुहाग फिल्म के अक्षय कुमार के बाप की तरह लाया जा रहा है लड़की को। सुब्रा के आते ही नारायण जी ने उससे कहा, प्रणाम कर लाली सभी को। सुब्रा ने बारी बारी से सबसे नमस्ते किया। सभी की निगाह सुब्रा के चेहरे पर गई, जिस पर इतना फाउंडेशन लगा हुआ था, साथ में गहरे रंग की लिपस्टिक, हाथों में भर भर चूड़ी, कड़े, कानों में भी पुराने जमाने के डिजाइन के झुमके, गले में भी कोई मटर माला पहन रखी थी। बाल खुले थे जो उसके माथे पर बार बार आ रहे थे। गहरे गुलाबी रंग के सिल्क की साड़ी, पैर तो दिख ही नहीं रहे थे, साड़ी से ढके हुए थे। यह देख उमेश मन ही मन सोचा, कितनी ओल्ड फैशन है लड़की, और इतना मेकअप थोप रखा है कि चेहरे का तो पता ही नहीं चल रहा कि चेहरे की बनावट कैसी है। पैरों में भी ऊंची ऊंची चमकदार सैंडल झलक रही थी। कुल मिलाकर उमेश के मन को ना भाई सुब्रा, शायद किसी को भी नहीं भाई थी, क्योंकि सभी के चेहरे के भाव फीके पड़ चुके थे। सुब्रा को पकड़े वो औरतें अभी भी खड़ी हुई थी। दादा नारायण जी आंखें दिखाते हुए औरतों को इशारा कर रहे थे, जैसे कहना चाह रहे हो कि क्या सत्यानाश कर दिया है लाली के चेहरे का। तभी बुआ जी बोली, का टुकुर टुकुर घूर रहे हो बाबूजी, कुछ चाहिए तो बताओ। फिर दूसरी बुआ बोली कि मैं जानू हूँ, बाबूजी को रोटी चाहिए। सबर तो है ही नहीं, चिल्ला कर बोली बुआ, ओ री बबीता, बाबूजी को रोटी दे जा। नारायण जी गुस्से में बोले, का बाबरी हो गई है, मैंने कब कही कि मुझे रोटी चाहिए। इतनी देर से लाली को लेकर खड़ी है, बैठा दे उसे, जो पूछ रहा हो छोरे वाले पूछ ले। वही तो जगह देख रहे हैं बाबूजी की कहाँ बैठाए लाली को। तभी उमेश की माँ वीरा जी बोली, अब तो बारिश भी बंद हो गई है, पानी भी नहीं टपक रहा है, वही सोफे पर बैठते हैं सभी। ये कही ना बहन जी ने समझदारी वाली बात। ए रे भूवेश, सोफे पर बैठ जा, सबको तू भी बैठ जा, हार गया होगा। पिताजी पिताजी। सभी लोग सोफे पर बैठ गए। तभी भूवेश जी अपनी लाठी लेकर सोफे पर बैठने ही आ रहे थे कि जमीन पर पड़े पानी पर उनका पैर फिसलने ही वाला था। पता नहीं सुब्रा अपने पापा को ही देखने में लगी थी कि फुर्ती से सोफे से उठ भूवेश जी को गिरने से बचा लिया उसने, और घूर कर अपने पापा की तरफ देख रही थी, जैसे कहना चाह रही हो कि इतने घबराए हुए क्यों रहते हो आप।
देखकर नहीं चल सकते। लड़की हूँ बोझ नहीं, यहाँ नहीं तो कहीं और ब्याह हो ही जाएगा। पर आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, जा तू बैठ जा। सुब्रा ने अपने हाथ का सहारा दे अपने पापा को बिठाया, उनके डंडे को सोफे से टिका दिया। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें बताती चलूं कि सुब्रा के पिताजी का एक पैर नहीं है। लड़के वाले मन में सोचते हैं, चलो लड़की भावों से भरी हुई है, अपने पिताजी को बहुत प्यार करती है। एक पॉइंट तो गया सुब्रा के खाते में। सभी लोग बैठ चुके हैं। कुछ देर शांति छाई रहती है बैठक में। तभी नारायण जी सभी के चेहरों को पढ़ते हुए बोले, आप लोगों को जो पूछना है लाली से पूछ लो। तभी तपाक से नरेश जी का छोटा बेटा समीर बोलता है, आगे की कहानी कल। तब तक के लिए राम राम सभी को।